नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। अभी हम 30 प्रश्न बाल विकास एवं शिक्षण विधि के लेके आपके बीच उपस्थित हैं। आप इसे पूरा देखिए, सिर्फ सुनिए, देखना नहीं है, सिर्फ सुनिए आप ध्यान से। इसको अपने मन ही मन रिवाइज करिए और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हमारा यह प्रयास कैसा लगा। तो आइए अविलंब शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ये हूबहू वही प्रश्न है जो TET के परीक्षा में सन 2017 ईस्वी में पूछा गया था। सन 2017 का ये पेपर है, सेम टू सेम वही क्वेश्चंस है। तो पहला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? तो पहला है प्रेरणा की सीमा, विद्यालय का असहयोग, शारीरिक सीमा और ज्ञान की सीमा। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो सही है, विद्यालय का असहयोग। सीखने की मात्रा, प्रेरणा की सीमा, अधिगम का पठार। प्रेरणा की सीमा भी अधिगम का पठार है, शारीरिक सीमा भी है, ज्ञान की सीमा भी है, लेकिन विद्यालय का असहयोग उसमें पठारो नहीं आएगा। बहुत लोग अपने मन से भी सीख लेते हैं। तो ये है, अधिगम पठार बनने के कई कारण होते हैं, जैसे अधिगमकर्ता की आवश्यकता, ध्यान, रुचि, उत्साह, वातावरणीय व्यवधान, थकान, मनोशारीरिक सीमा, प्रेरणा की कमी, ज्ञान की सीमा इत्यादि। जबकि विद्यालय का असहयोग इसका कारण नहीं है। ठीक है, तो अधिगम का पठार वो होता है जब किसी कारणवश अधिगम क्या होता है कि सही नहीं हो पाता है। तो प्रश्न नंबर 2 है, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन। एक परिभाषा दिया है, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। यह कथन किनके द्वारा दिया गया है? तो ये कथन गेट्स एवं अन्य के द्वारा दिया गया। अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, ये गेट्स एवं अन्य ने कहा है। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तीसरा प्रश्न है, इसको आप नोट कभी कर सकते हैं। स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन करता है। स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण किसका मापन करता है? तो ये बुद्धि का मापन करता है, ऑप्शन सी सही है। स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण बुद्धि का मापन करता है। सन 1905 में विनय ने अपने सहयोगी साइमन के साथ मिलकर आधुनिक प्रकार का सबसे पहला सफल बुद्धि परीक्षण तैयार किया था। प्रश्न नंबर 4 है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहुमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? व्यक्तित्व अंतर्मुखी होता है एवं बहिर्मुखी होता है। जैसे हम लोग नहीं कई बार कहते हैं कि यह व्यक्ति इंट्रोवर्ट है, तो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा युंग ने किया था। अभी ऑप्शन सही है। व्यक्तित्व 3 प्रकार के होते हैं, पहला अंतर्मुखी, दूसरा बहिर्मुखी और तीसरा उभयमुखी। प्रश्न नंबर 5वां है, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, आर्थिक तत्व, सामाजिक परिवेश, जन्म तत्व, शारीरिक तत्व या वंशानुगत तत्व। सामाजिक है तो सामाजिक परिवेश इसको प्रभावित करेगा, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 6वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? तो मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, अनियमित विकास का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम, कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द्रुतगामी विकास का नियम। द्रुतगामी विकास शैशव काल के बाद शैशवावस्था की अवधि होती है, जो 2 वर्ष या 24 महीने की आयु तक जारी रहती है। द्रुतगामी विकास क्या है? शैशवावस्था का चरण है। इस विकास में हमारा शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक विकास और परिवर्तन शामिल है। अभी देखे होंगे 2 वर्ष का बालक क्या करता है, संज्ञानात्मक रूप से, भावात्मक रूप से क्या होता है कि बहुत स्ट्रांग हो जाता है वो। उसको आप डांट देंगे तो रोने लगेगा, चिल्ला देंगे तो रोने लगेगा, ताली बजाएंगे तो हंसने लगेगा। प्रश्न नंबर 7वां है, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत और समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत ये विकास का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है हमारा। अब 8वां क्वेश्चन है, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, यह कथन किसने दिया है? तो यह कथन हरलाक महोदय का है। यह कथन जो है हरलाक महोदय का है। हरलाक ने बालक के विकास को परिभाषित करते हुए लिखा है कि विकास की प्रक्रिया बालक की गर्भावस्था से उसकी मृत्यु तक एक क्रम में चलती है तथा प्रत्येक अवस्था का प्रभाव दूसरी अवस्था पर पड़ता है। ठीक है, तो विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नई नई विशेषताएं और नई नई योग्यताएं प्रकट होती हैं। तो हरलाक महोदय के अनुसार ऑप्शन नंबर बी सही है। 9वां प्रश्न है, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? तो मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से हमारे मैकडूगल महोदय, देखिए इसका विश्लेषण यहाँ दिया हुआ है। मूल प्रवृत्ति परंपरागत या जन्मजात मनोशारीरिक
प्रवृत्ति है, जो प्राणी को किसी विशेष वस्तु को देखने, उसके प्रति ध्यान देने, उसे देखकर एक विशेष प्रकार की संवेगात्मक उत्तेजना का अनुभव करने और उससे संबंधित एक विशेष ढंग से कार्य करने की प्रबल इच्छा का अनुभव करने के लिए बाध्य करती है। मैकडूगल की मूल प्रवृत्तियों का वर्गीकरण मौलिक और सर्वमान्य। इन्होंने निश्चित शारीरिक क्रियाओं के आधार पर 14 मूलभूत प्रवृत्तियों की सूची दी है। 14 तो कौन है? ये बी वाले हैं, बी वाले मैकडूगल जी हैं। अगला प्रश्न है हमारा 10वां प्रश्न, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। यह कथन किसका है? तो यह कथन हो जाएगा डम्बिल का। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, ये डम्बिल महोदय का है। प्रश्न नंबर 11वां है, निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? तो सीखने के मुख्य नियमों में शामिल जो नहीं है वो हमारा बहु अनुक्रिया का नियम है। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम और प्रभाव का नियम, ये सारे चीज़ जो हैं वो सीखने के मुख्य नियम है, जबकि तत्परता का नियम ये सीखने के नियमों में नहीं आता है, मुख्य नियमों में नहीं आता है। अगला प्रश्न है हमारा 12वां प्रश्न, 12 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जो हमारे पंजाब विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एस जलोटा हैं, उनका ये सिद्धांत है परीक्षण, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे देश भारत के हैं ये। पंजाब विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एस जलोटा ने एक सामूहिक बुद्धि परीक्षण का निर्माण सन 1963 में किया, जिसका नाम साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण रखा। यह परीक्षण हिंदी, उर्दू एवं आंग्ल भाषा में तथा 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए था। तो साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और इनका नाम याद रखिएगा, प्रोफेसर एस जलोटा। 13वां प्रश्न है, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो स्पीयरमैन ने किया था। तो देखिए बुद्धि में 2 फैक्टर होते हैं बुद्धि के द्विकारक में, एक जी फैक्टर, एक एस फैक्टर, ठीक है। तो एक जी माने जनरल फैक्टर, एस माने स्पेशल फैक्टर, विशिष्ट योग्यता कारक। तो बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादक अंग्रेज वैज्ञानिक स्पीयरमैन ने किया था। तो स्पीयरमैन, इसको याद रखिएगा, स्पीयरमैन जी को। अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो सीखने का उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत थार्नडाइक है। सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंध का स्किनर है, ये सही है। सीखने का क्लासिकल सिद्धांत पावलोव। ऑप्शन डी है सीखने का समग्र सिद्धांत। तो सीखने के समग्र सिद्धांत को अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत भी कहते हैं। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों ने किया था, सूझ का सिद्धांत। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न नंबर 15वां है, इनमें से किनका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? तो सुजनन शास्त्र के पिता का नाम गाल्टन महोदय हैं। गाल्टन महोदय को सुजनन शास्त्र का पिता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भाई? तो ये वंशानुक्रम की व्याख्या करते हैं, वंशानुक्रम से जुड़ा हुआ है, हेरिडेटरी सिस्टम से जुड़ा हुआ है। वंशानुक्रम के सिद्धांतों की सहायता से भावी पीढ़ियों को वंशानुक्रम में प्राप्त होने वाले लक्षणों को नियंत्रित किया जा सकता है, जिससे मानव जाति की जो नस्ल है वो सुधर सकती है। अगला प्रश्न है हमारा 16वां, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? तो ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा ये कैनन महोदय ने की है। कैनन महोदय ने किया है। 17वां प्रश्न है, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यह किसका कथन है? सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया, यह कथन है किसका है भाई? तो ये क्रोएंक्रो का। क्रोएंक्रो बहुत ये फेमस रहते हैं, हमेशा इनका क्वेश्चन पूछता रहता है, क्रोएंक्रो का। 18वां प्रश्न है हमारा, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित? बिल्कुल एकदम बहुत समझ जाइए कि एकदम ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है। पूर्व किशोरावस्था 12 से 14 वर्ष की अवस्था जो होती है उसमें होता है विद्रोह की भावना। और नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि किशोरावस्था एक अत्यंत तनाव, तूफान एवं संघर्ष की अवस्था है। इसको किसने कहा था? इसको आप बताइए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न है, सीखने की वह अवधि, तो पूर्व किशोरावस्था 18वां का उत्तर हो जाएगा, एक बार इसको देख लीजिएगा, पूर्व किशोरावस्था। अगला है 19वां, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है कहलाती है। तो ये कहलाता है सीखने का पठार। सीखने का पठार पीछे हम बता दिए हैं कि वह समय है जिसमें एकदम जो ग्राफ है फ्लैट रहता है,
सीखने में कोई उन्नति, कोई विकास नहीं होता है, उसी को सीखने का पठार कहलाता है। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ये भी हमेशा पूछता रहता है, तो इसको VVI में रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 20वां है बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है, ये भी पूछता रहता है, या तो इस पे क्वेश्चन दे देगा और नहीं तो इसका फार्मूला पूछ लेता है। तो बुद्धि लब्धि निकालने का जो फार्मूला है, इंटेलिजेंट क्वोशेंट कहते हैं, IQ कहते हैं उसको, तो हो जाएगा ये मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। जैसे ऐसे दे देगा कि मोहन की वास्तविक आयु 10 वर्ष है एवं उसकी मानसिक आयु 20 वर्ष है, तो बताइए उसका IQ कितना है। तो मानसिक आयु 20 वर्ष है और वास्तविक आयु 10 है, तो 20 बटे 10 गुणे 100, तो 10 दूना के 20, 200 हो जाएगा उसका IQ। तो इस तरह से हम IQ निकालते हैं। अब 21वां प्रश्न है, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। आप यदि मनोविज्ञान पढ़े हैं तो इसको आंख बंद करके आप मार सकते हैं। यही तो एक है जो सबको आता है, थॉर्नडाइक, प्रयास एवं भूल का सिद्धांत। ठीक है, तो प्रयास एवं भूल का सिद्धांत जो है थॉर्नडाइक महोदय ने दिया था। अगला है, सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्र के जोड़े होते हैं। तो सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्र के जो जोड़े होते हैं वो 23 दूनी 46 यानी 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। 23वां प्रश्न है, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है। जो कोहलर है वो हमारा अधिगम का सिद्धांत है, कोहलर अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। गेस्टाल्ट अधिगम सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इस सिद्धांत को ही पूर्णकार सिद्धांत, समग्र सिद्धांत, पूर्णाकृति सिद्धांत, अंतर्दृष्टि सिद्धांत या सूझ का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये देखिएगा जो नीचे दिया है, इन्होंने अपना प्रयोग सुल्तान नामक चिंपैंजी पे किया था। तो आज पूछ देता है कभी कभी कि कोहलर ने अपना जो प्रयोग है वो चिंपैंजी पे किया था, तो उस चिंपैंजी का क्या नाम था, तो सुल्तान। क्या नाम था, सुल्तान। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कहीं, तो सुल्तान जी हैं। अगला है 24, क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत का प्रयोग किसने किया था। तो क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत डी है, VF स्किनर ने किया था। तो इसका एक्सप्लेनेशन आगे दिया हुआ है। सीखने के क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत के प्रवर्तक प्रसूत मनोवैज्ञानिक VF स्किनर थे। इनका महत्वपूर्ण प्रयोग चूहों और कबूतर पे था। तो ये भी देखिएगा, इसको भी अंडरलाइन कर लीजिएगा आप। जो चूहे और कबूतर हैं उसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूछ देगा कि VF स्किनर ने अपना प्रयोग किस पे किया था, तो चूहे और कबूतर पे किया था। 25वां प्रश्न है, बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे। तो बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक थे कैटल महोदय जी थे। कैटल महोदय ए वाला सही है, कैटल महोदय। अगला प्रश्न है 26वां, शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग। शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है। तो शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग सृजनात्मकता के लिए किया जाता है। तो इसको भी आप VVI कर सकते हैं, बहुत अच्छा सवाल है ये। 27वां प्रश्न है, गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है। तो गोलमैन संवेगात्मक बुद्धि, इमोशनल इंटेलिजेंस से संबंधित है। तो गोलमैन हो जाएंगे संवेगात्मक बुद्धि। अगला है 28वां, निम्न में कौन शेष से भिन्न है। तो निम्न में से कौन शेष से भिन्न है। तो अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, समान अवयवों का सिद्धांत, ड्राइव रिडक्शन का सिद्धांत और सामान्यीकरण का सिद्धांत। तो अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, समान अवयवों का सिद्धांत और सामान्यीकरण सिद्धांत, ये सभी अधिगम स्थानांतरण से संबंधित हैं, जबकि ड्राइव रिएक्शन का सिद्धांत अधिगम का सिद्धांत है, जिसका प्रतिपादन क्लार्क एल हॉल ने किया था। क्लार्क एक हॉल ने किया था। तो ये C ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ड्राइव रिडक्शन का सिद्धांत। अगला है हमारा 29वां प्रश्न, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है। संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर जो है वो ज्ञान है, ज्ञान हो जाएगा हमारा। संज्ञानात्मक संप्राप्ति क्रमशः 6 चरणों में होता है, ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। अगला है लास्ट प्रश्न हमारा, अंतिम प्रश्न है, एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण होगा। तो ये ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का सिद्धांत होगा। ऊर्ध्व माने ऊपर, ऊंचे उठने का। जब किसी परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, अनुभव, प्रशिक्षण का उपयोग प्राणी के द्वारा किसी अन्य भिन्न प्रकार की अथवा उच्च स्तरीय परिस्थितियों के अध्ययन में किया जाता है, तो इसे सीखने का ऊर्ध्व अंतरण कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। तो ऊर्ध्व B वाला सही है, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का। तो इस तरह से हमारे 30 प्रश्न खत्म हुए। आप लोग इसको नोट डाउन करिएगा और एक बार जरूर सुनिएगा, बहुत हेल्पफुल होगा ये। कम से कम 7-8 क्वेश्चन तो इसमें से फंस ही जाएंगे, 7-8 क्वेश्चन इसमें से जरूर आएंगे। तो आप इसका प्रयास करते रहिए, इसको पढ़ते रहिए और धीरे धीरे तैयारी करते रहिए। बूंद बूंद से तालाब भरता है।
इस तरह से हमको धीरे धीरे 2 4 4 5 5 10 10 क्वेश्चन तैयार करते हुए अपनी तैयारी को एक मूर्त रूप देना है। और आप लोग ऐसे ही लगे रहिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप लोग जीवन में ज़रूर सफल हों, जीवन में तो सफल हैं ही, और टेट भी क्वालिफाई करें और हमारा तनाव दूर हो। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।